चलो जी, पहला लॉ कंप्लीट हो गया अपना। अरे यस सर, नो सर। पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज दैट क्लियर? अपन ने पहले लॉ के अंदर क्या पढ़ा था? मास हमेशा कंजर्व रहता है, विच नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था, क्वेश्चन भी कर लिए थे। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, जब भी कांस्टेंट की बात की जाती है और पेपर वाला हमें कुछ नहीं देता है तो हम मास को कांस्टेंट मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि ये क्या कह रहा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ मास, यानी कि लॉ ऑफ डेफिनेट, यानी कि कांस्टेंट रेशियो होता है। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ दिया किसने था? देखिए, अगर अपन कांस्टेंट प्रपोर्शन की बात करें तो पहली बात मैंने बताई थी, हमेशा अपन मास के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? मास के बारे में, ठीक है। और ये लॉ देने वाला कौन था? प्राउस्ट, गिवन बाय प्राउस्ट। अरे असोर नो, पहले इसको समझो। ये क्या कहता है कि एक कंपाउंड को अपन 50 तरीके से बना सकते हैं। कितने ही तरीके से बना, जैसे मान लेते हैं मुझे CO2 बनाना है, तो मैं CO2 कैसे बना सकता हूं? मैंने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ गर्म करके CO2 बना लिया। तो बताओ, CO2 के अंदर अगर आप मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बन का मास कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 1 O का 16। तो 2 O का कितना हो गया? 32। अरे यार सॉल्व दो। आप चाहो तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो, 4 से डिवाइड कर दो, तो रेशियो कितना आ गया बताओ? 3:8। यानी कि यहां कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना आ रहा है? 3:8। अब कोई जरूरी है कि मैं कार्बन को इस CO2 को इसी मेथड से बनाऊं? हो सकता है मैं CO2 को ऐसे भी बना सकता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म कीजिए, और जनरली ये जो टेम्परेचर होता है ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। हालांकि टेम्परेचर वैसे कोई पूछता नहीं है, फिर भी ध्यान रखना। अब CaCO3 को आप गर्म करोगे तो क्या क्या बनेगा आपका? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। यहां पर भी अगर कार्बन के मास की और ऑक्सीजन के मास की रेशो की बात करूं तो वही कार्बन का मास आपका कितना आ रहा है बताओ? इधर 12। ऑक्सीजन का मास कितना आ रहा है? 2 O का। 2 O का मास है ना, 2 O है। तो 1 O का 16, तो 2 O का कितना हो गया? 32। सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो। क्या ऐसा रेशियो? सिंपलेस्ट का मतलब जानते हो ना, ऐसा नंबर ले लो जिससे दोनों के दोनों डिवाइड हो जाते हो। तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 10, 8 4 जा 32। यानी रेशियो यहाँ दोनों क्या आ रहा है बताओ? सेम। यानी कि ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ क्या कहता है कि कंपाउंड का फॉर्मेशन किसी भी तरीके से क्यों ना किया जाए, उसके जो एलिमेंट है जिससे वो बना है उनका मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अरे आ गया कि मेरे बच्चा समझ में? ठीक है, पढ़ाई क्या करो, मिर्ची भर दूंगा तुम्हारे। अरे ऐसा और नो, ठीक है। पहले लिखिए इसके बारे में एक दो लाइन, हेडिंग डाल लू। दूसरा पॉइंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लीजिए गिवन बाय प्राउस्ट, गिवन बाय प्राउस्ट। अब लिखिए इसी के नीचे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंपाउंड, a compound may be formed by various process. According to this law, a compound may be formed by various process, various process. But the mass ratio of their constituent element, but the mass ratio of their constituent element, constituent मतलब जिससे बना है, remain constant, remain constant, remain constant. अब लिखो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। अब देखो एक्सेप्शन क्या है? अगर आपका आइसोटॉप आ गया, आइसोटॉप के बारे में अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन हल्का फुल्का सा तो बता ही देता हूं।
देखो आइसोटॉप का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है। जैसे कार्बन की बात करें, CO2 जानते हो आप, CO2, CO2, तो CO2 में कार्बन होता है, और कार्बन के अगर आइसोटॉप की बात करें तो कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। जैसे कार्बन के 3 आइसोटॉप है, 6C12, 6C13 और 6C14। ये कार्बन के 3 आइसोटॉप है। अब देखो तीनों का रोल नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम है। आइसोटॉप का मतलब होता है जिनके रोल नंबर तो सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर जानते हो ना, पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पे आता है, HE, LI, BE, BC, छठे नंबर पे आ रहा है, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 6। लेकिन मास अलग अलग हो सकता है। जैसे इसका द्रव्यमान मास, एटॉमिक मास कितना आ रहा है, 12, इसका कितना आ रहा है, 13, इसका कितना आ रहा है, 14। अगर आपने यहां पर मान लो ये जो एग्जाम्पल लिखा है, CO2 जो आपने बनाया है, अगर आपका ये CO2 12 मास वाला है, कार्बन 12, और कार्बन 12 की जगह मान लेते हैं आपका कार्बन 14 वाला CO2 बन गया। कौन सा वाला CO2 बन गया, 14 वाला। तो बताओ फिर यहां मास का रेशो 12:32 आता कि 14:32 आता, 14:32 आता ना। तो बताओ यहाँ कांस्टेंट प्रपोर्शन रहा क्या। तो जितनी भी आइसोटॉपिक रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन बच्चों, आइसोटॉपिक रिएक्शन, वो इस लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो पहले लिखिए, एक्सेप्शन डैश लगा के लिखिए, आइसोटॉपिक रिएक्शन नॉट फॉलो, आइसोटॉपिक रिएक्शन नॉट फॉलो दिस कॉन्सेप्ट, नॉट फॉलो दिस कॉन्सेप्ट। अभी लिखना नहीं है, ठीक है। अब इसके जो एक्सेप्शन की बात कर रहे थे अपन, किसकी बात कर रहे थे, एक्सेप्शन। देखो, अगर मान लेते हैं मैंने C और O2 को गर्म करके CO2 बनाया, और यहां पर मैंने कार्बन का 12 मास वाला ले लिया, आप चाहो तो ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन का कौन सा मास वाला ले लिया, कार्बन 12, ऊपर कहीं भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं मैंने यूं लिख दिया 6C12, चाहो तो ऐसे लिख दो, चाहो तो 6 और ऊपर ये 12, ऊपर कहीं भी लिख दो, ऐसा कोई नियम। अगर मान लो 6C12 की जगह मान लेते मैंने 6C14 वाला ले लिया होता, अब दोनों की रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन के साथ, बन तो इधर भी CO2 रहा है, बन तो इधर भी CO2 रहा है, लेकिन अगर मैं इधर मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं, तो बताओ रेशो कितना आ रहा है मेरा, 12, रेशो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32, 16 दूना 32। अगर मैंने मान लो 14 मास वाला लिया है, तो मेरे पास मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा, इधर कितना आएगा बताओ, 14:32। तो बताओ यहां पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन फॉलो हो रहा है क्या, इधर यहां पर लॉ फॉलो हो रहा है कि लॉ नॉट फॉलो हो रहा है। ऊपर तो लॉ क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, लेकिन नीचे फॉलो नहीं हो रहा, लॉ, और ऊपर लॉ नॉट फॉलो। रीजन समझ में आ गया होगा। तो जितनी भी आइसोटॉपिक रिएक्शन होगी, यानी कि वो रिएक्शन जिनमें एलिमेंट का मास अलग अलग है, वो इस लॉ को फॉलो नहीं करती है। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब इसको जरा कॉपी कर लो जी, कॉपी कर लो। थोड़ा फास्ट, हम फास्ट कर लियो। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा मन करे वैसा ले लो, ये भी कॉपी कर लो। देखिए, अब इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं अपन। ये राजी, ये कह रहा है, पढ़ो पहले इस क्वेश्चन को, इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, यानी कि दो एक्सपेरिमेंट कर रहा है पेपर वाला, और वो कह रहा है कि इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड
provide 1.68 gram of iron, and in another experiment 2.9 gram of iron oxide provide 2.03 gram of iron. Show that given data illustrate the law of constant proportion. इसने दो एक्सपेरिमेंट कराए हैं। एक एक्सपेरिमेंट ने इसमें क्या लिया, वही आयरन ऑक्साइड लिया। आपका क्या लिया मेरे बच्चों, आयरन का ऑक्साइड। ठीक है, ये लो जी। हाँ जी, कौन सा आयरन ऑक्साइड लिया है, 2.4 ग्राम वाला, एक FeO ये रहा। ठीक है, एक FeO आपका ये रहा, यही तो कर रहा है वो दो एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर Fe का मास और O का मास। Fe का मास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है कि 2.4 ग्राम का है पूरा। ये कितने ग्राम का है, ये 2.4 ग्राम का। और ये पूरा का पूरा कितने ग्राम का आपका, ये पूरा का पूरा है 2.9 ग्राम का। ये क्या कह रहा है कि मैंने जब इसको गर्म किया, कह रहा है ना देखो 2.4 ग्राम FeO को गर्म करने पर 1.68 ग्राम तो Fe मिली है, यानी कि इतने को गर्म किया तो मुझे इतनी मिली Fe। तो बताओ बची कुची आपकी O कितनी हो जाएगी, 2.4 में से 1.68 को घटा दो, कितनी हो गई 0.72 की ऑक्सीजन। अरे ऐसा और नो, तो यानी कि Fe का मास आ गया आपके पास, और किसका मास आ गया, O का मास आ गया। ऐसे दूसरे के अंदर क्या कह रहा है आपसे, दूसरे में कह रहा है कि भाई मैंने 2.9 ग्राम, कितना है आपका पूरा 2.9 ग्राम FeO को गर्म किया, तो बताओ मुझे कितनी Fe मिली, 2.03 ग्राम मिली। मतलब ये पूरा 2.9 ग्राम का है पूरा, तो Fe तो मिल गई इतनी। तो बताओ बची कुची तुम्हारे पास क्या हो गई, ऑक्सीजन। 2.9 में से 2.03 घटा दो, 90 में से 0.03 घटाया तो कितना हो गया, 0.87 ग्राम। तो यानी कि मुझे आयरन के और ऑक्सीजन के दोनों के मास का पता लग गया। अब मैं इनका रेशो निकालता हूं। जब भी रेशो निकालते हो ना, तो सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए जो छोटा नंबर होता है ना दोनों में, उससे डिवाइड कर दो दोनों को। तो बताओ दोनों में से छोटा नंबर क्या है, 0.72। तो मैंने क्या किया, 1.68 को भी 0.72 से डिवाइड कर दिया, और 0.72 को भी 0.72 डिवाइड कर दिया। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए दोनों नंबर में से जो छोटा नंबर है उससे दोनों को डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करोगे तो बताओ काटने पर तुम्हारा इधर कितना आया, ये तो तुम्हारा कितना आ गया, एक रेशियो हो गया। और ये कितना हो गया, 7 दूनी 14, 7 ती 21, यानी कि 2.33 आ गया। ये 2.33 रेशियो, यानी कि 2.33:1। अब इधर भी वही काम करना है, छोटे नंबर से दोनों को डिवाइड कर दो, यानी कि छोटा नंबर कितना है आपका, 0.87। इधर भी कितना है, 0.87। 0.87 से दोनों को डिवाइड कर दो, तो इधर कितना आ गया, 1। इधर कितना आ गया, 8 तिया 24। अरे ऐसा और नो, तो यहां भी तुम्हारा कितना आ गया, 8 दूनी 16, यानी कि 2.33:1। तो बताओ यहां क्या Fe और O के मास का रेशो कांस्टेंट आ रहा है क्या, इधर Fe और O के मास का रेशो, इधर Fe और O के मास का रेशो, दोनों तरफ क्या आ रहा है, कांस्टेंट। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता है, कंपाउंड को चाहे कितने ही तरीके से क्यों ना बनाया जाए, उनके एलिमेंट के मास का रेशो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। मास का रेशो कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट प्रपोर्शन हो। ठीक है, तो आपसे कई बार ये पेपर में पूछ लेता है, मान लो स्टेटमेंट में आ जाए या स्कूल में आ जाए, आपसे पेपर में पूछ ले, स्कूल के पेपर में पूछ ले कि भैया क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। इज दैट क्लियर, कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ले लिया, चलिए जी आगे चले। देखिए अगला क्या कहता है, तीसरा लॉ, पहला लॉ हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल आपको नाम से ही लग रहा है, बहुत सारे। और ये लॉ देने वाला कौन था, गिवन बाय डॉल्टन, गिवन बाय डॉल्टन। देखिए ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ क्या कहता है, एक मम्मी
एक पापा, औलादे बहुत सारी बनी, एक से ज्यादा, एक मम्मी, एक पापा, औलादे एक से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन बनने वाली औलादों की शर्त है कि एक औलाद का मास तो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और दूसरी जो है वो सिंपल रेशियो में होनी। तब क्या समझ में नहीं आया? जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर, कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर आपके कंपाउंड बनाए साहब ओ CO2। तो बताओ यहां एक एलिमेंट का मास तो दोनों में क्या आ रहा है, कार्बन का कांस्टेंट, यानी कि मास ऑफ कार्बन तो क्या है दोनों के अंदर, कांस्टेंट, लेकिन क्या मास ऑफ ऑक्सीजन कांस्टेंट है क्या? 1:2 में आ रहा है ना। या यूं कह दो एक ओ का मास कितना है, 16, इधर 2 ओ का मास कितना है, 32, काटोगे तो वही कितना आ गया, 1। यानी कि ये कंसेप्ट क्या कहता है कि दो एलिमेंट आपस में मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन उसमें एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरा सिंपल रेशियो में होना चाहिए। सिंपल रेशियो जानते हो ना, 1 2 3 4, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जैसे मान लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर, नाइट्रोजन ने और ऑक्सीजन ने मिलकर कंपाउंड बनाए, तो इनके कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं उसका तरीका मैं बता देता हूं। पहले N2 लिख दो 5 बार, लिख दिया 5 बार N2, फिर ओ बढ़ाए जाओ एक एक, एक ओ, दो ओ, तीन ओ, चार ओ, पांच ओ। अब इसका लॉ देखिए, वो आपसे कहेगा क्या इन कंपाउंड में ये लॉ फॉलो हो रहा है क्या, तो आपको क्या चेक करना है, एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट होना चाहिए। तो बताओ यहां मास ऑफ नाइट्रोजन क्या आ रहा है, सबके अंदर कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन क्या मास ऑफ ऑक्सीजन कांस्टेंट आ रहा है क्या? ऑक्सीजन का देखो 1:2:3:4:5, आप चाहो तो यहाँ 16 वाला लिख लो, अरे कट के तो वही आएगा ना, जैसे लिख लो आप 16, 32, 48, 64 और 80। अरे ऐसा और दो, ये 48 है, ये लो। अब काटो, 16 छोटे नंबर से डिवाइड कर दो, मैंने कहा सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए छोटा नंबर, छोटा है 16, 16 से सबको डिवाइड कर दो, 16, 16, 16, 16 से मैंने डिवाइड किया तो रेशियो वही आ रहा है ना, 1:2:3:4, तो वही तो कंसेप्ट है आपका, एक एलिमेंट का मास तो कांस्टेंट है, लेकिन दूसरा एलिमेंट एक सिंपल रेशियो में। अरे यस सर, नो सर, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं CO और C2O3 क्या इस लॉ को फॉलो कर रहे हैं? कौन कौन बच्चों? CO और C2O3। अच्छा लिखा हुआ ऊपर चला गया, ठीक है। हाँ भाई, पहला एग्जाम्पल ये रहा आपका, दूसरा एग्जाम्पल आपका ये रहा, तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल बताओ CO और C2O3, C2O3 को बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, नाम तो जानते हो ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे, ठीक है। C2O3, अब बताओ क्या यहाँ मास ऑफ कार्बन कांस्टेंट है क्या? मास ऑफ कार्बन कहाँ आ रहा है, कार्बन का मास तो 1:2 में आ रहा है, 1:2। क्या मास ऑफ ऑक्सीजन कांस्टेंट आ रहा है क्या? ना, यहाँ तो 1:3 में आ रहा है। तो बताइए लॉ फॉलो कि लॉ नॉट फॉलो? लॉ नॉट फॉलो, ये ध्यान रखना, एक का मास कांस्टेंट और दूसरे का सिंपल रेशियो में हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, पहले लिखिए इसके बारे में, लिखिए इसके बारे में, ब्रैकेट में लिखो, हेडिंग तो डाल लो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लिख लिया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो डाल्टन, देने वाला कौन था? डाल्टन, डाल्टन। अब लिखिए इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, two element combine with each other, according to this law, two element combine with each other
एंड फॉर्म एंड फॉर्म एंड फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड एंड फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड then then mass of then mass of one element then mass of one element remain constant mass of one element remain constant but the mass of other element is in but the mass of other element is in simple ratio is in simple ratio स्क्रीनशॉट ले लो इसका थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूं इसको ऊपर और ले लो ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लो उसका या नोट कर लो जैसे भी करना चाहो थोड़ा सा फास्ट कर लो मारे बच्चों हो गया अब इसका एक न्यूमेरिकल देखिए पढ़ो जी साहब न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पढ़िए ये क्या कह रहा है हाइड्रोजन कंबाइन विद कार्बन एंड फॉर्म टू टाइप ऑफ कंपाउंड ए एंड बी हाइड्रोजन और कार्बन आपस में जुड़े जुड़े ना एक मम्मी एक पापा हो गई औलादे एक से ज्यादा बना रहा है कह रहा ना दो औलादे पैदा हो गई एक औलाद का नाम ए है एक औलाद का नाम बी है ठीक है जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ तो साहब कौन कौन जुड़ रहे हैं आपके सवाल के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन तो कितने कंपाउंड बना रहा है वद्दू एक कंपाउंड आपका कह दिया उसने ए और एक कंपाउंड कह दिया उसने बी इसमें आपको हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में बात कर रहा है इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन पहले के अंदर क्या कह रहा है कि कंपाउंड ए में 25% हाइड्रोजन बाय वेट है बाय वेट का मतलब मास ग्राम में बोल दो आप ये 25% है यानी कि 25 ग्राम है परसेंट में अगर ये 25 है तो ये अपने आप ही कितने का हो गया 75 का हो गया अरे यस सर नो सर मतलब मुझे दोनों के मास दे दिए पेपर वाले ने हाइड्रोजन का मास दे दिया 25 और कार्बन का अपने आप ही कितना हो गया 75 दूसरे के अंदर आपसे क्या कह रहा है कि कंपाउंड बी में मास कितना है हाइड्रोजन का बाय वेट 14.3% अरे यस और नो 14.3 तो बताओ कार्बन कितना हो गया 100 में से घटा दो इसको अरे ऐसा और नो 100 में से इसको घटा दो तो कितना हो गया तुम्हारा बताओ 85.7 अरे ऐसा और नो मेरी बात समझ में आ रही है 85.7 हो गया ना ये 80 90 99 और ये 100 हो गया पूरा का पूरा अब मुझे करना क्या है ये कह रहा है कि क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं क्या तो मैंने एक ही बात कही थी रेशो निकाल लो आप तो अपने आप पता लग जाएगा अब बताओ इधर रेशो निकालने के लिए क्या करूं छोटे वाले से दोनों को डिवाइड कर दो तो आप क्या करोगे बताओ जब छोटे वाले से डिवाइड करना है तो 25/25 रेशो 75/25 तो बताओ काटो कितना आ गया 1/3 इधर डिवाइड करो आप इधर क्या करोगे 14.3 डिवाइडेड 14.3 डिवाइडेड 85.7 डिवाइडेड 14.3 डिवाइड ठीक है ये तो कितना आ गया आपका 1 और ये आ जाएगा आपका 6 अब दोनों को कंपेयर करो इन दोनों को कंपेयर करो बताओ इन दोनों के अंदर मास ऑफ हाइड्रोजन दोनों में क्या आ रहा है हाइड्रोजन का मास दोनों में मास ऑफ हाइड्रोजन दोनों में क्या आ रहा है कांस्टेंट और यहां मास ऑफ ऑक्सीजन बताओ किस रेशियो में आ रहा है 3/6 यानी कि 1/2 अब अपना रूल पढ़ो रूल क्या कहता है रूल क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं और कंपाउंड बनाते हैं तो उनमें एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट होना चाहिए दूसरा सिंपल रेशियो में होना चाहिए तो क्या एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट आ रहा है क्या
अरे हाइड्रोजन का मास दोनों में कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन कार्बन का मास दोनों में सिंपल रेशो में आ रहा है। एक का मास कांस्टेंट, दूसरा सिंपल रेशो। यस और नो? अपनी वही डेफिनेशन कि साहब क्या कहती है डेफिनेशन, एक मम्मी एक पापा। मम्मी पापा कौन है? ये रे ना, हाइड्रोजन कार्बन। औलादे दो बना दी। इन औलादों में एक का मास कांस्टेंट आ रहा है, दूसरा सिंपल रेशो में आ रहा है, तो ये इस लॉ को क्या कर रहे हैं? फॉलो। इज दैट टर्म क्लियर? हम कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है जल्दी कीजिए। हो गया? अब अगला देखिए, अगला रूल देखिए। हाँ जी, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ये बहुत खतरनाक लॉ है, बहुत ही सूगले तरीके से एक्सप्लेन होता है, लेकिन इसका एक बढ़िया सा एमटीआर बता दूंगा आप लोगों को, जो तुरंत आपके सवाल करा देगा। ठीक है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, ये क्या कहता है? ये किसके बारे में एक्सप्लेन करता है? किसने दिया? ये देने वाला था रिच्टर। किसने दिया था बच्चों? गिवन बाय रिच्टर। हमारी बात समझ में आ रही है? अब देखो ये लॉ क्या कहता है, पहले मैं इसको बोर्ड पे जो उसने समझाया था वैसे समझाता हूं। उसने जो समझाया था रिच्टर ने, बहुत सुगले तरीके से समझाया, गंदा तरीका, घटिया तरीका था, लेकिन फिर भी पढ़ो देखो। ये क्या कहता है? दो एलिमेंट जैसे H और O आपस में कंबाइन हो, दो एलिमेंट आपस में तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे और अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। आप कैसे? जैसे H और O ने कंबाइन होकर आपस में जुड़कर क्या बनाया? H। T और O ने आपस में जुड़कर क्या बनाया? CO2। ये पेपर वाला बोलेगा। T और H ने आपस में जुड़कर क्या बनाया? C। ये क्या कहता है? दो एलिमेंट, दो एलिमेंट जिस रेशो में आपस में जुड़ते हैं, कौन सा रेशो? मास का ही, कुछ ना बोले। दो एलिमेंट जिस रेशो में आपस में जुड़ते हैं, उसी रेशो में, उसी रेशो में, यानी जिस रेशो में एच, जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई भी एलिमेंट है, उनका रेशो 1:2 है, यानी कि यहाँ एच 1:2 में जुड़ा है। तो जिस तीसरे एलिमेंट के साथ जुड़ रहे हैं ना, वहां पर भी एच और ओ का रेशो क्या आना चाहिए? 1:2 आना चाहिए, या उसका सिंपल आना चाहिए। 1:2 आ गया, 1:3 आ गया, 2:4 आ गया। ठीक है? मैं पहले उसका तरीका समझा रहा हूं, मेरा तरीका नहीं बता रहा। वापस सुन लो, उसने क्या बताया था? दो एलिमेंट जिस रेशो में आपस में जुड़ते हैं, उसी रेशो में या उसके सिंपल रेशो में तीसरे एलिमेंट के साथ जुड़ते हैं, लेकिन जिस तीसरे एलिमेंट के साथ जुड़े उसका मास इन दोनों में कांस्टेंट होना चाहिए। अरे सर क्या बोल दिया, खोपड़ी घूम गई। मेरी बात समझ में आ रही? ये भैया उसने बताया था, मेरी गलती नहीं है। वी आर फॉलोअर्स नॉट अ साइंटिस्ट। हम फॉलोवर्स हैं, उसके कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। ट्रिक तो मैं बता दूंगा, एमटीआर मैं बता दूंगा, पहले पढ़ तो सही। ठीक है? आओ अब चालू करते हैं। वो कह रहा है दो एलिमेंट जिस रेशो में आपस में जुड़ते हैं, यानी कि इन्होंने बनाया एक तो H2। ठीक है? और फिर एक इन्होंने क्या बनाया? CH4। और यही बनाया ना इन्होंने, ये बीच में मैंने लाइन खींच दी। ठीक है? ये क्या कहता है रिच्टर? दो एलिमेंट जिस रेशो में आपस में जुड़ते हैं, तो इनका रेशो निकालो। यहां पर मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितना आ रहा है? 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। सिंपलेस्ट बनाओ, 2 से डिवाइड करो, 1:8। जिस रेशो में ये आपस में जुड़ रहे हैं, वही रेशो इधर होना चाहिए, या उसका सिंपल होना चाहिए। आओ, किसका रेशो है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। इधर भी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकालना है, लेकिन यहां पर
कार्बन का मास देखो दोनों में कांस्टेंट होना चाहिए। अगर इधर कार्बन 1 ग्राम है तो इधर भी 1 ही होना चाहिए। ये क्या कहता है, दो एलिमेंट जिस रेशो में आपस में जुड़े हैं उसी रेशो में वो तीसरे एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहिए, लेकिन जिस तीसरे एलिमेंट के साथ जुड़े उसका मास कांस्टेंट होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर मास ऑफ कार्बन तो दोनों में क्या है, कांस्टेंट। अब मुझे यहाँ पर वही रेशो निकालना है, किसका, मास ऑफ हाइड्रोजन का और इधर से मास ऑफ ऑक्सीजन का, क्योंकि इधर भी तो एच और ओ का ही निकाला है ना। एच और ओ का रेशो इधर निकालो, एच और ओ का रेशो। पहले तो ये एच और ओ आपस में जुड़ रहे थे, पहले तो आपस में ही प्रोग्राम कर रहे थे। अब ये दूसरे के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, एच भी कार्बन के साथ कर रहा है, ओ भी कार्बन, लेकिन जिसके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं यानी कि कार्बन के साथ, वो कार्बन का मास कांस्टेंट होना चाहिए दोनों में। अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये लॉ फॉलो नहीं होगा। तो बताओ यहाँ मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है, मास ग्राम में। इधर कितना लोगे ऑक्सीजन का, 16 दूना 32। तो बताओ सिंपलेस्ट रेशो निकालो, दोनों को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 8 चौक 32, 1:8, 1:8। यानी कि यहां पर दोनों का रेशो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो दो शर्त फॉलो होनी चाहिए, पहला तो इनके मास का रेशो कांस्टेंट आना चाहिए या सिंपल आना चाहिए, और दूसरा जिस एलिमेंट के तीसरे एलिमेंट के साथ जुड़े उसका मास कांस्टेंट होना चाहिए। दोनों शर्त फुलफिल हो रही है, मतलब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अरे यार सर, नो सर, अब एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल। जैसे ये पहला एग्जांपल हो गया ए, अब दूसरा एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं अपन बी। क्या ले लेते हैं मेरे बच्चों, बी। यही ले लूं क्या, चलो ले लेते हैं, ये लो जी बी। बी एग्जांपल में आपको अब क्या क्या लेना है, जैसे मान लेते हैं कोई सा भी एलिमेंट आपको पेपर वाला दे देगा। मान लेते हैं मैंने यहाँ ले लिया एच ले लो, ओ ले लो, एस, ये 3 एलिमेंट, एस और ओ जुड़कर बना रहे हैं एसओ, ये पेपर वाला बोलेगा। एच और एस आपस में जुड़कर बना रहे हैं एच एस, एच और ओ आपस में जुड़कर बना रहे हैं H2O। इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों की। तो पेपर वाला अपने आप आपको मास दे देगा, जब न्यूमेरिकल कराएंगे ना तब देख लेना आप। अब बताओ इधर एस और ओ के मास का रेशो निकालो SO2 में, SO2 यही है। तो बताओ यहाँ मास ऑफ सल्फर और मास ऑफ ऑक्सीजन क्या आ रहा है। सल्फर का जानते हो कितना होता है, 32, और एक ऑक्सीजन का 16, दो का कितना हो गया 32। तो बताओ मास कितना आ रहा है, रेशो 1:। अब ये रूल में अपन इधर भी इन दोनों ने मिलकर दो कंपाउंड और बनाए ना, एस और ओ, एच के साथ जुड़ रहे हैं और क्या क्या बना रहे हैं बताओ, H2S बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, H2O। अरे ऐसा और नो, H2S और H2O, तो H2 तीसरा एलिमेंट है, हाइड्रोजन तीसरा एलिमेंट। तो बताओ यहाँ मास ऑफ हाइड्रोजन तो दोनों में क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, H2S2 है ना। अब मुझे निकालना है मास ऑफ सल्फर, जैसे यहाँ निकाला था, और मास ऑफ ऑक्सीजन। तो बताओ यार सल्फर का कितना हो गया 32, ऑक्सीजन का कितना हो गया बताओ 16। अरे सल्फर का 32, ऑक्सीजन का हो गया 16, तो क्या आ रहा है बताओ, 2:1। अरे ऐसा और नो, यहाँ आ रहा है सल्फर का रेशो 1, इधर आ रहा है 2, इधर 1, इधर 2, यानी कि ये कौन सा रेशो आ रहा है, सिंपल रेशो आ रहा है, सिंपल रेशो, फ्रैक्शन में थोड़ी आ रहा है। तो वो क्या कहता है, दो एलिमेंट जिस रेशो में आपस में जुड़ रहे हैं उसी रेशो में या उसके सिंपल रेशो में किसी तीसरे एलिमेंट के साथ जुड़े, और जिस तीसरे एलिमेंट के साथ जुड़े उसका मास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कांस्टेंट है, तो इन दोनों एग्जांपल में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल फॉलो हो रहा है। ये मैंने नहीं समझाया, ये किसने समझाया, किसने, रिचटर ने। तो साहब आप कैसे समझाओगे, एक ही एमटीआर से काम हो जाए। अब कैसे, पहले लिखें इसके बारे में, फिर एक एग्जांपल कराएंगे तब लिखेंगे। हेडिंग डाल लो, चौथा लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, ब्रैकेट में इसका नाम लिख लीजिए, रिचटर, गिवन बाय रिचटर। लिख लिया, अब लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
according to this law, the ratio of weight of two element, the ratio of weight of the ratio of weight of two element A and B, A and B, which combine separately, which combine separately with a fixed mass of third element, which combine separately with a fixed mass of third element, C is, third element C is either the same, either the same or in the simple ratio of weight, either the same or in the simple ratio of weight, simple ratio of weight, in which A and B combine with each other, in which A and B combine with each other. वही है ना डेफिनेशन कि दो एलिमेंट जिस रेशियो में आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, उसी रेशियो में या उसके सिंपल रेशियो में तीसरे के साथ जुड़ने चाहिए, लेकिन तीसरे का मास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो दोनों शर्त समझ में आ गई इसके नियम से। तो जिस तीसरे के साथ जुड़ रहे हैं उसका मास कांस्टेंट होना चाहिए और दोनों का रेशियो या तो सेम आए या सिंपल आए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो। अब एमटीआर लिखाता हूं इसको पहचानने का। हो गया। अब इसका लिखो एमटीआर। क्या लिखो, एमटीआर, मेमोरी टिप रिजल्ट, पहचानने का तरीका। ट्राइंगल ऑफ थ्री एलिमेंट मस्ट बी फॉर्म, ट्राइंगल ऑफ थ्री एलिमेंट मस्ट बी फॉर्म्ड, ट्राइंगल ऑफ थ्री एलिमेंट मस्ट बी फॉर्म। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, अब समझते हैं इसके अपन एग्जाम्पल से। देखो मारे बच्चों, मान लेते हैं आपको एक क्वेश्चन दे दिया, विच सेट ऑफ कंपाउंड फॉलो द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। अब आपको ऑप्शन दे दिए सेठ जी ने, जैसे मान लेते दे दिया आपको H2O, H2S, SO, क्या दे दिया, H2O, H2S और SO2। एक दे दिया आपको दूसरा CO2, CH4, H2। एक दे दिया AgF, AgCl, AgBr। और एक और ले लो आपको, जैसे मान लो चौथा दे दिया PH3, P2O3, P2O5, ऐसे दे दी। अब बताओ, अभी जो मैंने एक तरीका बताया था जो रिचटर ने दिया था, अगर उसके अकॉर्डिंग करें तो आधा पेज सड़क पे ला देगा आप। तो मेरा एमटीआर ध्यान रखना, 3 एलिमेंट का ट्रायंगल बन जाना चाहिए। कितने एलिमेंट का, 3 का। चलो पहले वाले को ट्राई करते हैं। पहले वाले में 3 एलिमेंट आ रहे हैं क्या आपके, एच आ रहा है, ओ आ रहा है, एस आ रहा है, और तो थोड़ी आ रहा है। यानी कि एच आ रहा है, ओ आ रहा है, एस आ रहा है, आ रहा है ना, एच और एस 3 ही है, बन गया ट्राइंगल। आप चाहो तो बना के देख लो, बताओ एस और ओ से मिलकर क्या बनेगा, SO2।
H और S से मिलकर क्या बनेगा? H2 H और O से मिलकर क्या बनेगा? H2। तो क्या आपके पास SO2 है? ये रहा SO2। क्या आपके पास H2S है? ये रहा H2S। क्या आपके पास H2O है? ये रहा आपके पास H। आ गया ना? H2 आ गया, H2S आ गया, SO2 आ गया, मतलब ये तो फॉलो कर। पहला तो फॉलो द, पहला फॉलो कर रहा है। खेल लो। दूसरे को चेक कर। दूसरा क्या है बताओ? टी। तीन एलिमेंट कौन कौन से इसके अंदर ढूंढो। टी है, ओ है और एच है। तीन ही है ना, COH, और तो कुछ है नहीं। टी है, ओ है और एच है। तो बताओ इन दोनों से क्या बनेगा? बताओ आपका H2O बनेगा। इन दोनों से क्या बनेगा आपका? CH4 बनेगा। इन दोनों से क्या बनेगा आपका? CO2 बनेगा। तो बताओ CH4 है, CO2 है, ये रहा, H2O है, ये रहा। तो मतलब तीनों आ रहे हैं इसके अंदर, मतलब ट्राइंगल बन रहा है। हो गया इसका भी काम। तीसरा चेक करो। AG है इसके अंदर, एक एक F है, एक BR है और एक I है। FCl और BR, यानी कि एक तो क्या है आपका AG है, एक क्या है आपका F है, एक क्या है Cl है, एक क्या है BR। ये तो खत्म हो गया, इसको तो करना ही नहीं है। इसमें तो तीन की जगह कितने एलिमेंट आ गए? चार। मतलब ये इसके लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। तीसरा चेक करते हैं, हो गया तीसरा चेक। चौथा चेक करते हैं। PHO, तीन ही तो एलिमेंट है, एक P है, H है और एक O है। चेक करो, P है, H है और O है। अब इन तीनों से लग तो रहा है सब ट्राइंगल बन रहा है। देखो जितने भी ट्राइंगल वाले फॉलो कर रहे हैं साहब, ये भी लग तो रहा है फॉलो कर रहा है। आओ बना के देखो। बताओ H और O से क्या बनेगा आपका? H2। P और O से क्या बनेगा आपका? P2O3 कह दो या P2O5 कह दो, जो भी बनाएगा पेपर वाला अपने आप ही बता देगा। P और H से क्या बनेगा आपका? PH3 बनेगा। अब चेक करो, क्या PH3 है क्या क्वेश्चन में? यस सर रहेगा, PH3 है। P2O3 है क्या? यस सर, P2O3 है। P2O5 है क्या? है। ये कहाँ है H2O? भाई PH3 होना चाहिए, PH3 है। P2O3 P2O5 होना चाहिए, अब दोनों ही दे रखे हैं। H2O तो इसके अंदर है ही नहीं, तो मतलब ये तो गलत तरीका है। तो मतलब ये वाला इस लोग को फॉलो नहीं कर रहा। ट्राइंगल बनने के साथ, अगर मान लेते हैं आपका ट्राइंगल बन गया, लेकिन ट्राइंगल बनने के साथ आपको ये भी चेक कर लेना चाहिए कि जो कंपाउंड बने हैं वो इस ऑप्शन में है कि नहीं है। शायद समझ में आ गया होगा। तो आपको जब भी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन ढूंढना होता है, तीन एलिमेंट का ट्राइंगल बना लो, ठीक है, और चेक कर लो वो उस लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लो। पढ़ाई का ध्यान रखना, टाइम पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हुए करना है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी पढ़ लिया और काम हो गया। ठीक है, तरीके से पढ़ो, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ो। शॉर्ट ट्रिक मैं बहुत बता दूंगा, ये ऐसा चैप्टर है बार बार करो, इसमें तोते उड़ जाते हैं बच्चों के। 11th वालों के तो उड़ते ही उड़ते हैं, उनका तो पहला ही चैप्टर होता है। बाकी 12th वाला, ड्रॉपर वाला, 12th पास वाले जितने भी होते हैं ना, वो सब कांपते हैं इस चैप्टर से। लेकिन बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे अपन, चिंता मत करो, बिल्कुल दिक्कतें नहीं आएगी, पढ़ते रहो बस कंटिन्यू। कॉपी करो इसको। ओके बच्चों, अब अगले पॉइंट में आगे देखेंगे अपन अब।